आप चुनावों के आंकड़ों को भली भांति जानते हैं। सुधांशु मित्तल वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह खुशखबरी है या दिक्कत का सबब भी हो सकता है? हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अक्सर जो होता है कि हमारा जो वोटर है, समर्थक है, वो जीत से आश्वस्त जो होके वो घर से वोट डालने नहीं निकलता है। ये समस्या हमने हमेशा देखी है। लेकिन जो दुष्प्रचार हुआ कुछ पीछे, उससे शायद उसको लगा कि नहीं भाई, अब की बार जो है, अब की बार भारी मात्रा में निकल के समर्थन देना है और भाजपा को जिताना है। और इसी वजह से जो वोट की प्रतिशत है वो बढ़ने वाला है, अब की बार बढ़ने वाला है। खुश दिख रहे हैं, मतलब मैनेज हो गया। दिक्कत थी कल रात तक। बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैंने कहा ना कि एक दुष्प्रचार जो था, उस दुष्प्रचार में एक कहीं लोगों के जहन में ये लगने लगा कि शायद कहीं ये जो ये मामला है बहुत करीब का ना हो जाए, और उसने जो है लोगों को कॉम्प्लिसेंस से निकाला, झिझोड़ दिया। अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, जम के बाहर निकलने अपने बारे में कर रहे हैं ना सुधांशु मित्तल? अभूतपूर्व अपने बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, बीजेपी कॉम्प्लिसेंट हो गई थी, फिर लास्ट मिनट पर पूरा मतलब झकझोरना पड़ा कार्यकर्ता को कि भैया मैदान में आओ, कहीं ऐसा ना हो कि अरवा बैठो। ना संदीप जी, ये नहीं, मैं जो आपको एक बता रहा हूं, हमारा समर्थक है उसका एक चरित्र है। उसमें जो है थोड़ी कॉम्प्लिसेंस हमेशा रहती है। वो नहीं निकलता है घर से। लेकिन जो इस समय जो दुष्प्रचार हुआ, उससे उसको लगा कि नहीं, अब की बार एक बहुत ऐतिहासिक मौका है जिसमें कि उनको अपना उत्तरदायित्व निभाना है। तो दिल्ली को लेकर आप मुस्कुरा रहे हैं। अब तमाम सुधांशु मित्तल, इसको कहते हैं द ग्रेट इंडियन सर्कस। नीतीश जी जो है लोकसभा के बाद स्वेच्छा से अपना इस्तीफा देते हैं, फिर अपने ही मनोनीत मुख्यमंत्री को हटा के खुद दोबारा बनना चाहते, तो आपस में सिर्फ उठाई करते रहे, अपने को क्या लेना है इस सर्कस में? आपकी भूमिका क्या है? देखिए, जब आप सर्कस जाते हैं तो उस सर्कस में जाके देखने में रुचि तो आपकी भी रहती है। उसमें कौन सी इस सर्कस में आपकी भूमिका क्या है? दर्शक की है, सूत्रधार की है? हम तो दर्शक है, हम तो मूल दर्शक है। नेपथ्य से हमारी कोई गतिविधि नहीं चल रही इसमें। आपकी कोई गतिविधि नहीं है। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी पटना से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या अब यह माना जाए कि संकट खत्म है? सुधांशु मित्तल साहब वो बागी हो गए हैं, आपके खेमे में जगह है उनके लिए आपकी पार्टी में? संदीप जी, दो चीजें जो चर्चा यहां आ रही है उनके परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि वहां के जो कैबिनेट है उसने क्या निर्णय लिया। किसी का वॉकआउट होना या नहीं होना वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि संविधान में जो वहां की कैबिनेट है उसने क्या निर्णय लिया। अगर कैबिनेट ने निर्णय लिया तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मधुकर जी 21 बनाम 7 जो कह रहे थे, मधुकर जी, उस तरह नहीं होता है। अगर कोई कैबिनेट में प्रस्ताव को पारित करा जाता है या निरस्त करा जाता है, अगर निरस्त हुआ होगा तो निरस्त हुआ होगा और पारित हुआ होगा तो पारित हुआ होगा। एक बात। दूसरी बात, इसमें जो ज्यादातर कैबिनेट के फैसले सुधांशु जी यूनानिमस होते हैं, उनमें नोट ऑफ डिसेंट आता है। नोट ऑफ डिसेंट ज्यादा नहीं होता है। नहीं, अब लग रहा है कि सर्कस से ज्यादा की भूमिका, सर्कस में सूत्रधार की भूमिका की तरफ सुधांशु जी बढ़ रहा है। नहीं, सर्कस में दर्शक से ज्यादा बढ़ रहा है आप। नहीं, मैं यहाँ पे एक संवैधानिक बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक संवैधानिक प्रावधान की बात हो रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कोई भाजपा की बात नहीं कर रहा। संवैधानिक प्रावधान में यह है कि कैबिनेट ने क्या निर्णय करा, चाहे वो निर्णय हुआ या निरस्त हुआ। आप जो कह रहे हैं ना, डिसेंट होता है कि भाई मेजॉरिटी वहां पे कह रही थी, कुछ जने उससे सहमत नहीं थे, तो उनकी डिसेंट रिकॉर्ड हो गई। और अगर पारित हुआ तो पारित तो तभी होता है जब मुख्यतः सारे जने जो है उसके लिए स्वीकार्यता देते हैं अपनी। तो इसलिए एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, विधायक दल की जब बैठक होती है तो उस बैठक को कौन बुला सकता है, कौन नहीं बुला सकता है, ये इसका निर्णय होगा जनता दल यू के संविधान के हिसाब से। अगर उनके संविधान में यह प्रावधान होगा कि उनका अध्यक्ष जो है वो विधायक दल की, किसी राज्य की विधायक दल की मीटिंग को बुला सकता है, तो ये वैध होगी। अगर प्रावधान में यह होगा कि सिर्फ जो है विधायक दल का नेता बुला सकता है, तो फिर वो उसके हिसाब से होगा। तो इसमें कई संवैधानिक और कई कानूनी पक्ष है, उनको देखना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या स्थिति है जी। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं, अगर मैं तो सिर्फ एक कानूनी प्रावधान की बात कर रहा हूं। अगर कैबिनेट एक फैसला ले रही है, वो मानना पड़ेगा।
गवर्नर भी उसका संज्ञान जरूर लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है यहां पर सुधांशु मित्तल। और विधायक दल की बैठक कौन बुला सकता है, ये जेडीयू का संविधान तय करेगा। लेकिन इसी में ही जो वो होता है ना, नटखट का स्कोप बढ़ जाता है इसी ग्रे एरिया में। बहुत ज्यादा है, इसलिए कि बहुत साफ चीजें हैं नहीं, बहुत साफ जितना बता रहे हैं। संवैधानिक स्थिति तो यही है कि कैबिनेट एक प्रस्ताव पारित करती है, गवर्नर उससे बाध्य होता है, वो मान लेता है कि कैबिनेट से प्रस्ताव आया है तो वो स्वीकार कर लेना है। अगर कैबिनेट स्प्लिट हो, अगर कैबिनेट का कोई यूनानिमस डिसीजन ही ना हो, तो फिर गवर्नर के ऊपर ये बात जाती है कि वो उसका संज्ञान तो ले, लेकिन उसे किस तरह देखे, वो एक्सेप्ट करे कि ना करे। क्योंकि इसमें कैबिनेट जो खबरें आ रही, पता नहीं सही स्थिति क्या है, ये तो बाद में मालूम होगा, लेकिन जो खबरें हैं वो ये कि कैबिनेट ने कोई निर्णय नहीं किया, निर्णय जीतन राम मांझी पर छोड़ दिया। अब ये तो अजीब निर्णय है कैबिनेट का, जिस पर आप जीतन राम मांझी कहते हैं कि सब लोग पेड़ पे चढ़ के कूद जाएंगे। वही तो कह रहा हूं, तो मैं सुधांशु मित्तल की आंखों में वो ग्लिंट देख सकता हूं। बिल्कुल, जब उन्होंने वो पॉइंट उन्होंने बिल्कुल ठीक उठाए हैं, उनकी आंखों में वो ग्लिंट भी देख सकता हूं मैं। उनकी खुशी समझ में आती है। संदीप जी, मुझे संदीप जी एक चीज कहते तो मधुकर जी, एक चीज सुन लीजिए। अभी एक आपने 2 टिप्पणियां करी संदीप जी। एक टिप्पणी करी थी केसीनाथ त्रिपाठी जी के बारे में कि जगदम्बिका पाल के जमाने से आप समझते हैं। एक तो याद रखिएगा, जगदम्बिका पाल वाला जब प्रकरण हुआ था तो केसीनाथ त्रिपाठी जी जो हैं वो उस समय वहां के स्पीकर नहीं थे, एक बात। दूसरी बात है कि केसीनाथ त्रिपाठी खुद अपने आप में एक कानून में अथॉरिटी माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, और उनके बारे में नहीं, मैं वो दूसरा वाकया, मैं वाकये में कंफ्यूजन कर गया। अब आप वो उस बात को मैं फिर खुरेदना चाहूं। आपने जिक्र ठीक है, जगदम्बिका पाल नहीं, दूसरा वाकया मैं पूरा बताऊं जिसमें स्पीकर होने के नाते उनकी भूमिका बहुत सारे सवालों के घेरे में आई थी। बोलिए ना, मैं आपको उसका जवाब देता हूं ना। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। उसका जवाब देता हूं, ब्रेक के बाद उसी पर चर्चा करते हैं सर। यूपी की राजनीति बिल्कुल, आप ठीक है, आपने चुनौती दी है, मैं कबूलता हूं, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। तो आपसे कम से कम मुझे लगता है मुंबई को दिल्ली से सीखने की जरूरत है वोटर टर्नआउट के मामले में। वाकई है, देखिए प्रजातंत्र में चुनाव जो होता है एक पर्व होता है। हर एक कोई चुनाव के समय सत्ता कैसी होनी चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक संगठन कैसे होने चाहिए, इसके बारे में बहुत जागरूक होता है और बहुत ही चर्चाओं में वो अपनी अपनी मत रखता है। लेकिन जिस दिन चुनाव के समय में मत डालना होता है तो उस दिन बहुत बहुत बड़ा तबका जो है वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करता। ये मुझे लगता है राजनीतिक, ये देश के दृष्टि से ये अच्छा नहीं है। लोगों का मत और चुनाव दोनों का जो अभिन्न संबंध है उसमें लोगों को अपना उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। कुछ तो देश ऐसे हैं जी जहां पे कि ये मताधिकार जो है लोगों का, ये उनके लिए कंपलसरी है कि उसका अधिकार का जो है वो इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अगर प्रजातंत्र को जीवित रखना है तो लोगों की क्या अपेक्षाएं और क्या उनका मत है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और उसके लिए उनको आके मत देना चाहिए। एक यहाँ पर सुधांशु जी ये जरूरी है दर्शकों को बताना। सुधांशु जी, माफी चाहूंगा, बीच में बात टोक रहा हूँ। संदीप जी कुछ मैं एक मिनट, रीना, बहुत जरूरी है ये दर्शकों को बताना कि सोशल मीडिया पर कुछ फेक अकाउंट्स क्रिएट कर दिए गए हैं जिसमें न्यूज 24, टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के कुछ मनगढ़ंत फिगर्स अभी से फ्लोट होने शुरू हो गए हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, पहली बात, एग्जिट पोल का मतलब होता है जब पूरी चुनाव। एक मिनट रीना, रुक जाइए, थोड़ी शांति रखिए। एक तो वोटिंग ही 6 बजे खत्म हो गई, उसके बाद ही हमारी प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे आंकड़े 6:30 बजे से पहले नहीं आने वाले हैं एग्जिट पोल के। तो जो ये सोशल मीडिया पर फ्लोट की जा रही हैं फिगर्स न्यूज 24, टुडेज चाणक्य के नाम पर, इनको आप इग्नोर कीजिए। ये फिक्टिशियस हैं, ये फर्जी हैं। रीना, एक ये बात मैं और कहना चाह रही थी संदीप जी
कि जब से भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, तो एक तो मैं बिल्कुल दिल्ली की जनता के बीच में एक बहुत डिफरेंस जो मैंने नोट किया है कि पहले जो युवा था और जो मध्यम वर्ग था वो दिल्ली की राजनीति में वोटिंग से लेकर चाहे भले चर्चा हो राजनीति के बारे में, उसमें एक उनके बिल्कुल एक उनका कोई ज्यादा बहुत रुचि नहीं रहती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से, जब से हमारी पार्टी बनी है, ये तो आप इस बात को मेरे ख्याल से इस बात से मानेंगे कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जो युवा वर्ग में राजनीति की तरफ जो रुचि का रुचि जो बढ़ी है, उसके लिए मैं काफी हद तक आम आदमी पार्टी को श्रेय देना चाहूंगी। चलिए, अभी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब पता लग जाएगा कौन किस ओर आकर्षित हुआ है। सुधांशु, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। सरकार बनाने वाली बात नहीं कह रही हूं संदीप। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। एक छोटा सा कमेंट कर दूं। जी जी बताइए संदीप जी, एक छोटा सा कमेंट ले लूं मैं, एक छोटा सा कमेंट कर दूं कि युवा वर्ग लोकसभा में आकर्षित होकर इतना आकर्षित हो गया कि सारी जगह इनकी जमानतें जब्त करवा दी। चलिए, अब तो हो गया ना, अब लोग लाइनों में खड़े हैं। पहले मेरा कथन सुना होगा। वो ठीक है, अब लास्ट मिनट में, अरे छोड़िए, मतलब एक एक वोट के लिए ऐसी मारामारी मची है इस बार। दरअसल बहुत दिलचस्प हुआ है ये जो मुकाबला हुआ है, इसको कवर करने में भी मजा आया कि लास्ट मिनट तक भी अभी लोगों को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी है।